हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः अनअकैडमी की बात करें, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स की सुविधा उपलब्ध होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का अर्थ ये है कि आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब सोचो, आप मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी की मैं क्लास लूंगा। यदि आप अनअकैडमी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो इंडिया के बेहतरीन टीचर से आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें मुराल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु सिंह जैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। वस्तुतः अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आंसर राइटिंग। हम कोर्स की बात करें, अब सोचो आप, इस पर 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। यदि आप प्लस को परचेज करते हैं तो 12 महीने, 24 और 36 की बात करूं, यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अर्थात 12 महीने की फीस यदि 49,500 रुपये है तो 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगा 44,550 रुपये। वस्तुतः आइकॉनिक जो कोर्स है, इसकी फीस प्लस से ज्यादा है। उसके पीछे कारण यह है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच की सुविधा उपलब्ध होती है। सोचो, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है, जो प्लस में नहीं होती। पर फीस जो भी हो, यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स भी उपलब्ध है। यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% यहां भी डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं, सोचो आप, इंटरनल सिक्योरिटी की। कल मैंने यह बताया था पिछली क्लास में कि आंतरिक सुरक्षा और गरीबी में क्या रिलेशन है। आज हम बात करेंगे, ध्यान देना इस बात को, चीज कि प्राकृतिक आपदा या ग्लोबल वार्मिंग और इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है। क्या वैश्विक तापमान में वृद्धि आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करेगा या मजबूत करेगा। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं मैं कि मैं बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं किससे जोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है यूपीएससी ये प्रश्न पूछ दे आपसे कि हाल ही में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पॉलिसी बनाई है, इस कथन के आलोक में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें। हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। देखो, आप सबसे बात करें कि वैश्विक तापमान में वृद्धि वर्सेस
आंतरिक सुरक्षा। देखो आप, वैश्विक तापमान में वृद्धि वर्सेज हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें, ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे पहली चीज, अब देखो आप, वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग वर्सेज आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक हम सुरक्षा की बात करें, ध्यान से सुनिए इस बात को। ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि वर्सेस इंटरनल हम सिक्योरिटी की बात करें, वैश्विक तापमान में वृद्धि और आंतरिक सुरक्षा में रिलेशन क्या है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, इसका अर्थ यह है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर कैसे होगी। सोचो आप, जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए ये वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, मान लो, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ क्या होगा, हमेशा ग्लेशियर पिघलेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ग्लेशियर पिघलेंगे। और तीसरी चीज क्या होगा, रोगों का प्रसार होगा। पूरी बात ध्यान दो, जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होगी। इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग में जब वृद्धि होगी तो नेचुरल जो डिजास्टर है वो बढ़ेगा। जो ग्लेशियर है मेल्ट होंगे, मेल्टिंग ग्लेशियर की बात करें, और रोगों का प्रसार होगा। हमेशा ध्यान दो, जब प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है सूखा और बाढ़ जैसे समस्याओं में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, सूखा एवं बाढ़ में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब सूखा बाढ़ में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी। शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मान लिया जब सूखा बाढ़ में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है उत्पादन गिरेगा।
उत्पादन में गिरावट। जब उत्पादन में गिरावट की तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, गरीबी बढ़ेगी, वृद्धि होगी, और दूसरा ये इशू होगा कि कुपोषण की समस्या बढ़ेगी। कुपोषण की समस्या में वृद्धि होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने क्या कहा कि यूपीएससी किस तरह प्रश्नों को इंटरलिंक करता है। जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें वृद्धि होगी। परिणाम यह होगा कि ड्रॉट एंड फ्लड, ड्रॉट सूखा, फ्लड बाढ़ में वृद्धि। नंबर 2, शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। उत्पादन में यदि बाढ़ में वृद्धि हुई तो खाद्यान्न उत्पादन गिरेगा। जब गिरेगा तो गरीबी बढ़ेगी और कुपोषण की समस्या में वृद्धि होगी। और मैंने क्या कहा, गरीबी इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करता है। अब सोचो जरा, यदि गरीबी बढ़ी तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा कमजोर, पहली बात देखो आप, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, प्राकृतिक आपदा कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर कर देगा। आपसे शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी तो दो बात होगी, हमेशा ध्यान दो, संघर्ष बढ़ेगा और सांस्कृतिक टकराव होंगे। संघर्ष में वृद्धि और दूसरी बात सांस्कृतिक टकराव होंगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये दोनों क्या करेगा, आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करेगा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा, ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि होगी, प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ में वृद्धि, शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, उत्पादन में गिरावट आएगी, गरीबी में वृद्धि होगी, कुपोषण की समस्या में वृद्धि होगी, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगा, कमजोर होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, यदि शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तो संघर्ष में वृद्धि होगी, सांस्कृतिक टकराव होगा, आंतरिक सुरक्षा कमजोर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं, एक बात ध्यान देने इस बात को। जैसे मान लिया जाए कि इंडिया की बात करें, इंडिया के लोग साउथ चले गए, साउथ के लिए इंडिया आ गए, या मान लिया जाए बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आगमन इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हुआ। मान लो जैसे यदि मैं मैप बनाता हूं, मैं जैसे देखो आप, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान देने इस बात को, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये आपका बांग्लादेश है। सोचो आप, यदि प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई और बांग्लादेश से लोग नॉर्थ ईस्ट आ गए तो स्वाभाविक है स्थानीय लोग उसका विरोध करेंगे, दोनों में संघर्ष होगा और कल्चरल क्लैश होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें,
या रहने वाले लोगों को लगता है कि शरणार्थियों ने उनके कल्चर को नष्ट कर दिया या उनके कल्चर को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्थानीय लोग हैं अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए ये लोग बाहरी लोगों का जबरदस्त विरोध करते हैं। और बाहरी लोगों को भगाने के लिए क्या करते हैं ये लोग? बाहरी लोगों को भगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? आतंकवाद का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम असम की बात करें। असम में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं उन संघर्ष का उद्देश्य ही है कि बाहरी लोगों को निकाल देना। आप ध्यान देने इस बात को। इसका मतलब यह है कि जैसे जिस अनुपात में शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप सोचो जरा, आप एक छोटा सा एग्जांपल, कैसे कल्चरल क्लैश बढ़ा और इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर हो गई। आप सोचो जरा, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं मान लिया जाए मैंने ग्लेशियर की बात की। जैसे दो चीज हुआ, मान लिया जाए ग्लेशियर पिघलती हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा ध्यान इस बात को। और पहली प्रॉब्लम यह है कि नदियां सूख जाएंगी। कालांतर में नदियां सूख जाएंगी। हमेशा ध्यान दो, कालांतर में नदियां सूख जाएंगे। दूसरी तरफ जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से जो तटवर्ती क्षेत्र हैं डूब जाएंगे। अब एक चीज सोचो जरा, जब नदियां सूख जाएंगी तो स्वाभाविक है जल के लिए विवाद पैदा होगा। तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जल के लिए संघर्ष होगा हमेशा। दूसरी तरफ यह प्रॉब्लम होगी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, मैंने ये कहा कालांतर में नदियां सूख जाएंगी तो जल के लिए संघर्ष बढ़ेगा, शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। जब जल के लिए संघर्ष बढ़ेगा तो एक बात याद रखना, व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा होगा। के प्रति असंतोष, पहली बात। दूसरी बात यह होगा कि नदी जल को लेकर राज्यों के बीच विवाद पैदा होगा। नदी जल को लेकर राज्यों के बीच यह विवाद पैदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब एक प्रश्न, यदि नदी जल को लेकर विवाद पैदा हुआ
तो स्वाभाविक है क्षेत्रवाद बढ़ेगा। आप सोचो, ये दोनों क्या करेंगे और ये क्या करेगा? दोनों कानून व्यवस्था को खराब करेंगे। कानून व्यवस्था खराब होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को। मतलब कैसी प्राकृतिक आपदा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। माने ग्लेशियर पिघलेंगे, कालांतर नदियां सूख जाएंगी, जल के लिए संघर्ष बढ़ेगा, शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा होगा, नदी जल को लेकर राज्यों में विवाद पैदा होगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष के लोग हमेशा एक क्षेत्र की संस्कृति को महत्व देना, और जब क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर महत्व दिया जाए, उसे कहते हैं क्षेत्रवाद। आप सोचो, आप ये कैसे लैंड ऑर्डर को खराब करेगा? फिर मैंने क्या कहा, जब शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि संघर्ष बढ़ेगा। संघर्ष में वृद्धि शुरू होगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब संघर्ष में वृद्धि शुरू होगी तो यह क्या करेगा? कानून व्यवस्था को खराब करेगा ये। और जब लैंड ऑर्डर कमजोर होगा तो आंतरिक सुरक्षा लगातार क्या होगी? कमजोर होती जाएगी। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे। जब तटवर्ती क्षेत्र डूबेंगे फिर यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। शरणार्थी समस्या, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है तो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र डूब जाएंगे। अब वहां के लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे क्षेत्रों की ओर मूव करेंगे, और ये शरणार्थी समस्या क्या करेगी? स्वाभाविक है ये आंतरिक कानून व्यवस्था को खराब करेगी। और जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कमजोर होगा। अगली चीज देखो आप, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जैव विविधता, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ध्यान दो, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा? फूड चेन प्रभावित होगा, खाद्य श्रृंखला प्रभावित, खाद्य श्रृंखला प्रभावित। अब एक चीज सोचो, जब यह प्रभावित होगा तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। अब सोचो, यह जब उत्पादन पर जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो यह क्या करेगा? कानून व्यवस्था को खराब करेगा। बस आप इंटरलिंकेज देखो आप कि मैं एक चीज को दूसरे से कैसे इंटरलिंक कर रहा हूं, और यही यूपीएससी का खेल है। यदि आपको इंटरलिंकेज आ गया तो आपके लिए यूपीएससी बहुत आसान है, और नहीं आया तो आपके लिए यूपीएससी बहुत कठिन है। ये शायद मैं रोज कहता हूं कि एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल चल रहा है, और जिस तरह मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नंबर पाओगे। रटो मत, आप समझो। आप जितनी बातें मैं बता रहा हूं आप सब जानते हो। मैं यही बताना चाहता हूं कि आप सोचो, मेरा उद्देश्य क्या है? आपकी जो थिंकिंग, जो पावर है, मैं उसे निर्देशित करना चाहता हूं एक विशेष डायरेक्शन में। जैसे ध्यान से सुनो इस बात को,
मैंने क्या क्या केवल ग्लेशियर पिघलेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होगा, ये चल के हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी की क्लास में। जब जैव विविधता पर जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमारी जो फूड चेन वो प्रभावित होगी, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लैंड ऑर्डर क्या होगा, खराब होगा। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे चल के आगे। सिंपल क्वेश्चन, मैंने ये कहा था ग्लोबल वार्मिंग से रोगों का प्रसार होगा, मान लिया जाए, जैसे मैंने ये कहा वैश्विक तापमान में वृद्धि से क्या होगा, रोगों का प्रसार होगा। अब देखो, यदि रोगों का प्रसार हुआ तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा नए रोगों का प्रसार होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो नए नए डिजीज फैलेंगे। जब नए डिजीज फैलेंगे तो ये किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये पहली चीज होगा क्या कि सरकार क्या करेगी, इलाज पर खर्च करेगी। सरकार इलाज पर खर्च करेगी। अब सोचो इसका क्या नुकसान होगा। सरकारी बचत में कमी, परिणामतः क्या होगा, सरकारी निवेश कम। जब सरकारी निवेश कम होगा आधारभूत संरचना का विकास कम। जब ये होगा अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। अब एक चीज सोचो, यदि गरीबी बढ़ी तो हमेशा क्या होगा, कानून व्यवस्था खराब। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, बस ये ध्यान दो कि मैं चीजों को कैसे इंटरलिंक कर रहा हूं। मैंने ये कहा जब ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो रोगों का प्रसार तेजी से होगा। सरकार इलाज पर खर्च करेगी, सरकारी बचत में कमी आएगी, सरकारी निवेश कम, आधारभूत संरचना का विकास कम, अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी बढ़ेगी, कानून व्यवस्था खराब होगी।
हमेशा। दूसरी बात क्या होगा, रोगों के इलाज पर खर्च, परिणामतः क्या होगा, पारिवारिक गरीबी में वृद्धि। हमेशा जब पारिवारिक गरीबी में वृद्धि होगी तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सामाजिक अपराध, और दूसरी चीज संगठित अपराध में वृद्धि होगी। अब सोचो, ये दोनों क्या करेंगे, कानून व्यवस्था को खराब करेंगे। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा, यह ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो रोगों का प्रसार होगा। इस मैप को देखो आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और उस घर में अधिकांश लोग बीमार हो गए, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इनकम का बड़ा सा भाग लोगों के इलाज पर खर्च करेगा। उसका यह परिणाम होगा कि उसकी बचत कम हो जाएगी, वो परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा, सामाजिक अपराध बढ़ेगा, संगठित अपराध में वृद्धि होगी, कानून व्यवस्था क्या होगी, खराब होगी। अब एक चीज देखो, यहां भी लैंड ऑर्डर खराब हो रहा है, यहां भी लैंड ऑर्डर खराब हो रहा है, और जब कानून व्यवस्था खराब होती है तो आंतरिक सुरक्षा लगातार क्या होती है, कमजोर होती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल क्राइम में भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति की बात करें, देखो जो सामाजिक अपराध, सोशल क्राइम में क्या होगा, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति की बात करें, जब ये सोशल क्राइम बढ़ेगा तो फिर कानून व्यवस्था का खराब होना स्वाभाविक है, और जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी, कमजोर होगी। यह मैं बता चुका हूं कि लैंड ऑर्डर खराब होने से इंटरनल सिक्योरिटी कैसे कमजोर होती है। अब देखो आप, ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट डाल रहा है। मैं थोड़ा सा एक मैप बनाना चाहता हूं, डायग्राम मान लिया जाए। इस डायग्राम को देखो आप, मैंने क्या कहा, महामारी का विस्तार, जब महामारी का विस्तार होगा तो होगा क्या, इलाज पर खर्च। इससे क्या होगा, सरकारी बचत में कमी होगी। जब ये होगा तो सरकारी निवेश में कमी। जब ये होगा तो स्वाभाविक है आधारभूत संरचना का विकास प्रभावित।
आप सोचो, यदि ऐसा हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित, का विकास प्रभावित होगा। इससे क्या होगा? बेरोजगारी एवं गरीबी में वृद्धि। जब ये बढ़ेगा आंतरिक सुरक्षा कमजोर, अब सोचो जरा, आप, मैंने ये क्या कहा? महामारी का विस्तार हुआ तो बचत में कमी होगी। देखो डायग्राम ऐसे चल रहा है, इसको साइकिल को देखो आप। जब महामारी का विस्तार होगा सरकारी इलाज पर ज्यादा खर्च होगा। जैसे कोरोना महामारी, जब इलाज पर खर्च होगा तो सरकारी बचत में कमी आएगी, परिणामतः सरकारी निवेश में कमी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास प्रभावित होगा, अर्थात अच्छी सड़कें, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट का विकास नहीं हो पाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित होगा, बेरोजगारी, गरीबी में वृद्धि होगी। इसका परिणाम यह होगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो निरंतर कमजोर होता जाएगा। ये साइकिल को देखो आप, मैं साइकिल किस तरह बना रहा हूं, आपको एग्जाम में इस तरह की साइकिल बनाना है आपको। और अभी तो केवल मैं आपको शब्द की मीनिंग बता रहा हूं कि शब्द की मीनिंग क्या है। जब भी मैं किसी टॉपिक की शुरुआत करता हूं तो शब्द की मीनिंग बताता हूं मैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपने यह सीख लिया तो किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ो आप और इंटरलिंक करते चले जाओगे आप। सोचो प्रश्न कैसे पूछेगा। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, प्रश्न पूछा जा चुका है, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। यह 30 नंबर का क्वेश्चन, यह पूछा जा चुका है, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हम अमीर हैं क्योंकि हम अमीर हैं। अब सोचो यहां से प्रश्न यह पूछा जा सकता है, हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम सब रोग से पीड़ित हैं। देखो आप, प्रश्न कैसे पूछेगा, सोचो आप। हम असुरक्षित है क्योंकि हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, इस प्रश्न को देखो आप, स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो, हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम बीमार हैं। कितना बेहतरीन प्रश्न। हम बीमार हैं तो हम बीमार हैं। अब मैं चीजों को इंटरलिंक कर रहा हूं, प्रश्न कैसे चलेगा। मान लिया जा हम आंसर की बात करें, मान लो हम बीमार हैं। यदि ये बातें किया जाए तो दो बातें होंगी। हम बीमार हैं तो होगा क्या, सरकार इलाज पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी, सरकार इलाज पर पैसे खर्च करेगी। अब सोचो आप,
यदि इलाज में पैसा खर्च हुआ तो फिर वही चीज सरकारी बचत में कमी होगी। जब कमी होगी तो सरकारी निवेश में कमी। जब सरकारी निवेश में कमी होगी, सरकारी निवेश में कमी होगी तो स्वाभाविक है आधारभूत संरचना का विकास बाधित या अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। कि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा? बेरोजगारी एवं इससे क्या होगा? असंतोष। असंतोष पनपा तो कानून व्यवस्था खराब। बात हमेशा ध्यान दे इस बात को। मैं तो मान लिया हम बीमार हैं तो स्वाभाविक है कि इलाज पर खर्च बढ़ेगा। तो पारिवारिक गरीबी, वृद्धि होगी। यदि गरीबी में वृद्धि हुई, पारिवारिक गरीबी में वृद्धि हुई तो एक तरफ सामाजिक अपराध बढ़ेगा। और दूसरा संगठित अपराध बढ़ेगा। अब सोचो ये दोनों क्या करेंगे? कानून व्यवस्था को खराब करेंगे। चीजें वही लिखना है। जैसे हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम बीमार हैं, स्पष्ट करें। और जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो स्वाभाविक है असुरक्षा का भाव। हमेशा ध्यान दो, असुरक्षा का भाव कब पैदा होगा? असुरक्षा का भाव तब पैदा होगा जब कानून व्यवस्था खराब होगी। तो हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम बीमार हैं। इसको देखो आप, सिंपल क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं क्योंकि हम अमीर हैं। यह प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी। सोचो इसी पर किस तरह अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कोरोना महामारी के काल में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें। मान लिया जाए, बस रोग की बात याद रखनी है। कुछ भी पूछे उस बिंदु को याद रखना है, आंसर को कैसे मोल्ड करना है। जैसे मैंने कहा कोरोना महामारी, कोरोना महामारी के दौरान हमेशा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें। आंतरिक सुरक्षा की
स्थिति का विश्लेषण करें। इसका मतलब ये है कि कोरोना महामारी ने इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर किया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया। आप सोचो जरा, आपको करना क्या है। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं कि कोरोना महामारी का प्रभाव क्या पड़ेगा, आंसर कैसे चलेगा आपका। साथ ही से स्लीपिंग हार्मोन हमेशा भी कहा जाता है। जैसे ये हम कहें यह हमारे कि ये कोरोना महामारी है, इससे क्या होगा, बनाने वाली स्वाभाविक है जैविक रोगों का प्रसार। नियंत्रित करता है और संयम बनाने में और रोगों के प्रसार का प्रभाव क्या पड़ेगा। दूसरी तरफ ये होगा लॉकडाउन। की कमी से जेट लैग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। हम लॉकडाउन की बात करें, पूरी बात ध्यान दो। ये जो कोरोना महामारी है, इससे एक तरफ रोगों का प्रसार हो रहा है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दो, मैंने क्या कहा, यदि लॉकडाउन बढ़ा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है गरीबी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। रोगों के यदि प्रसार होगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जब जब महामारियों का प्रसार होता है, इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो फिर रोगों के प्रसार को रोकना होगा। यही प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर बताना चाहता हूं मैं, आंतरिक सुरक्षा कैसे इकोनॉमी की बात करेगा और आर्थिक समृद्धि कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी। जैसे यदि हम ये कहें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए कि हो सकता है आर्थिक समृद्धि और इंटरनल सिक्योरिटी साथ साथ चलते हैं। मान लो प्रश्न ये पूछा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनल सिक्योरिटी कैसे एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। मैंने आपसे ये कहा है, कभी मैं शब्द की मीनिंग बता रहा हूं, यदि ये शब्द आपके क्लियर हो गए तो मेरे लिए इंटरनल सिक्योरिटी को समझाना आसान हो जाएगा। अब छोटा सा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। होगा क्या कि मान लिया जाए ये आपकी आर्थिक समृद्धि है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। जब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या चीज है, और यह कहा जाता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो गरीबी में कमी आएगी। कार्य करती है करने वाली ग्रंथि। दूसरे ये है सभी क्षेत्रों का विकास। यह माना जाता है, होना ना होना अलग चीज है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज ये है, होगा क्या, सरकारी राजस्व में वृद्धि। सरकारी राजस्व में इससे क्या होगा, कल्याणकारी योजना का
संचालन होगा। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ये सब क्या करेंगे? आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस मैप में देखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो गरीबी में कमी आएगी, सभी क्षेत्रों का विकास होगा, सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि हो जाएगी। जब सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी तो कल्याणकारी योजना का संचालन होगा। लेकिन यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई तो निवेश ज्यादा होगा। निवेश यदि ज्यादा हुआ औद्योगिकरण होगा। अब देखो, औद्योगिकरण यदि हुआ तो रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी समाप्त। आप सोचो, यदि गरीबी समाप्त हुई तो स्वाभाविक है तो मांग में वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ाना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। केवल मैप को देखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है और इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करती है। दोनों में क्या कमाल का रिलेशन है, हमेशा ध्यान दो। इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, कल्याणकारी योजना का संचालन होगा, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, गरीबी में कमी आएगी, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। इन दोनों का क्या परिणाम होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। लेकिन यदि यह मजबूत हुआ तो निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण होगा, रोजगार का सृजन होगा, गरीबी समाप्त होगी, मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। एक बात ध्यान देना इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करती है। अब देखो, हम इस तरह बातें कर सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि और इंटरनल सिक्योरिटी में एक रिलेशन है। आपसे सिंपल क्वेश्चन कि आर्थिक समृद्धि और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं, स्पष्ट करें। आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि शीर्ष पर स्थित होती है। आर्थिक समृद्धि एवं आंतरिक सुरक्षा दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। यही प्रश्न है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस प्रश्न को देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ और आंतरिक सुरक्षा दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। अर्थात इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक दूसरे को प्रमोट कैसे करेंगे? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती है? हम एक किस आधार पर कह सकते हैं? ये कहलाने का आधार क्या है?
हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये इसको इंटरलिंक मजबूत कर रहा है और ये इसको मजबूत कर रहा है। हम इसे इस रूप में एक फिगर बनाते हैं। देखो आप, जैसे मैंने ये कहा, आप फिगर जैसे मान लिया जाए आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, होगा क्या? यह नर शांति व्यवस्था रहेगी। मादा में लैंगिक परिपक्वता को बढ़ाता है और शांति व्यवस्था, इससे क्या होगा? में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। निवेश बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जैसे पुरुषों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, औद्योगिकरण बढ़ेगा। इससे क्या होगा? प्रकृति का होना, मांसपेशियों का विकसित होना, विपरीत लिंग रोजगार का सृजन। अगली चीज देखो आप, आदि। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत अब देखो आप, जब गरीबी में कमी आएगी आवाज का तो होगा क्या? पतला होना, व्यवस्था का समर्थन, शर्मीले स्वभाव का होना, स्तन ग्रंथियों में विकास होना, त्वचा के नीचे वसा का जमाव। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस मैप में देखो आप, इंटरनल सिक्योरिटी होगी तो ये होगा, आकर्षण का बढ़ना आदि। ये होगा। कानून का पालन होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। इसका मतलब यह है कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती ही आंतरिक सुरक्षा की मजबूती का आधार है। एक सिंपल क्वेश्चन देखो आप, मैंने क्या कहा? आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती ही आंतरिक सुरक्षा का आधार है। आंतरिक सुरक्षा की एस्ट्रोजन मजबूती ही एंड्रोजन नामक हार्मोन ही आंतरिक आंतरिक सुरक्षा का आधार है। देखो, यही प्रश्न है। इसका अर्थ यह है कि यदि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो मजबूत आंतरिक सुरक्षा चाहिए। प्रश्न को देखो कैसे पूछेगा, आंतरिक सुरक्षा की मजबूती ही आंतरिक सुरक्षा का आधार है। ये आप जब पहली बार इस प्रश्न को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती ही आंतरिक सुरक्षा का आधार है। सिंपल क्वेश्चन, भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत है इसलिए आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। जैसे मैंने कहा, एक प्रश्न पूछा गया था, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। पूछा गया है हम अमीर हैं क्योंकि हम अमीर हैं। हमेशा ध्यान दो, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं क्योंकि हम अमीर हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ध्यान से समझो इस बात को। मैंने यह कहा कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती ही आंतरिक सुरक्षा का आधार है। कैसे, किस रूप में? इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी, मतलब लोग कानून का पालन करेंगे, और जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। निवेश मतलब पैसा लगाना,
आप सोचो, जब शांति व्यवस्था बनी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो औद्योगिकरण बढ़ेगा, उससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। अब सोचो, यदि रोजगार का सृजन हुआ तो गरीबी में कमी आएगी, जब गरीबी में कमी आएगी तो लोग कानून का पालन करेंगे, और जब कानून का पालन करेंगे तो कानून का पालन ही तो इंटरनल सिक्योरिटी है। तो मतलब कानून का पालन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है, ये बात ध्यान देना, इस बात को देखो। आप लगातार प्रश्नों को देखो कि मैं किस तरह का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, और मैं आपको लिखना सिखाता हूं कि लिखा कैसे जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से सुनो आप, लगातार जो एरो बना रहा हूं, इस एरो को ध्यान देना है कैसे और किस हम रूप की बात करें हम लोग। बस अब मैं पुनः बात करना चाहता हूं, कई बार प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण की बात करें, वैश्वीकरण और आंतरिक सुरक्षा, क्या ग्लोबलाइजेशन आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? इसको लेकर अलग अलग मत है। एक ने कहा मजबूत करेगा, दूसरे ने कहा कमजोर करेगा। कैसे, हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने ये कहा, वैश्वीकरण एवं आंतरिक हम सुरक्षा की बात करें, देखो ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और कैसे कमजोर करेगा। देखो आप, इसको लेकर दो मत है। इसका अर्थ यह है कि वैश्वीकरण इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगा हमेशा, हाँ कुछ ने कहा मजबूत करेगा। तो दो एंगल है। एक ने यह कहा कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी, और दूसरी ने यह कहा वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है। आंतरिक सुरक्षा इन प्रश्नों को देखो आप, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन से इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होगी, और दूसरे ने कहा नहीं, ग्लोबलाइजेशन से इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। कमजोर होगी या मजबूत होगी, यह अलग इशू है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इनका मत क्या है? इन प्रश्नों को देखो आप, इनका मत क्या है। मान लिया जाए आपने एक वैश्वीकरण को प्रमोट किया तो होगा क्या, पूंजीवाद बढ़ेगा। पूंजीवाद को
हम प्रोत्साहन की बात करें, हमेशा यदि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला तो स्वाभाविक है उन क्षेत्रों में निवेश होगा जहां आधारभूत संरचना का विकास ज्यादा है। संरचना का इसको इस तरह समझो आप, यदि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। जब पूंजीवाद प्रमोट होगा तो स्वाभाविक है उन क्षेत्रों में निवेश ज्यादा होगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज्यादा हुआ है, क्योंकि हर कंपनी को लाभ चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है सड़क हो, हाईवे, रेलवे का विकास, एयरपोर्ट का विकास या बंदरगाह का विकास। अब सोचो, जैसे दिल्ली की बात करें, इंडिया, एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है, इसलिए एनसीआर में ज्यादा निवेश हो रहा है। पर बिहार के पिछड़े इलाके में निवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिहार का जो इलाका है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ ही नहीं, और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा वह निवेश नहीं होगा। अब देखो, आप उन क्षेत्रों में निवेश होगा जहां आधारभूत संरचना का विकास ज्यादा हुआ है। इसका परिणाम क्या होगा कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। अब ध्यान दें इस बात को, क्षेत्रीय जो असमानता है हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। और जब क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक क्षेत्रवाद पनपेगा, इससे ध्यान से सुनो इस बात को, मैं बार बार जोड़ा, इंटरलिंक देखो। ग्लोबलाइजेशन पूंजीवाद को प्रमोट करेगा, इसका परिणाम क्या होगा? उन क्षेत्रों में निवेश होगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज्यादा होगा, इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी, क्षेत्रवाद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा? अविकसित क्षेत्रों से अनडेवलप क्षेत्रों से विकसित क्षेत्र की ओर रोजगार के लिए पलायन होगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। जैसे मैंने क्या कि दिल्ली एनसीआर बहुत ही डेवलप क्षेत्र है, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर है वो करते क्या है? इन्वेस्टर वही पैसा लगाते हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो। अब देखो, आप ये क्षेत्रवाद बढ़ेगा और विकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर रोजगार के लिए पलायन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुंबई और साउथ इंडिया डेवलप होगा तो स्वाभाविक है बिहार के लोग जॉब के लिए मुंबई आएंगे।
हमेशा, क्योंकि हर किसी को आजीविका का साधन चाहिए। और जब अविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर रोजगार के लिए यदि पलायन बढ़ा तो स्वाभाविक है रोजगार को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। रोजगार के लिए संघर्ष होगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो, पहली चीज देखो, आप, मैंने क्या कहा आपसे, क्षेत्रवाद बढ़ेगा और ये क्या करेगा, ग्लोबलाइजेशन। जब रोजगार के लिए संघर्ष बढ़ेगा तो संघर्ष कानून व्यवस्था को खराब करेगा, आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, कमजोर होगी हमेशा। इससे क्या होगा, कानून व्यवस्था खराब, अब ध्यान देना, यदि लाइन ऑर्डर कमजोर हुआ तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, कमजोर होगी। क्षेत्रवाद, ये दोनों क्या करेंगे, आंतरिक सुरक्षा कमजोर। देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम दूसरी चीज बात करें, इसे ध्यान से समझो इस बात को कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर कर रहा है। इश्यू देखो आप। दूसरी चीज क्या होगा, मान लिया जाए जो वैश्वीकरण होगा तो स्वाभाविक है पूंजी उत्पाद का, पूंजी एवं उत्पाद का मुक्त आवागमन, फ्री एंट्री होगी। मतलब अमेरिका से पूंजी इंडिया आएगी, इंडिया से पूंजी अमेरिका जाएगी, अमेरिकी प्रोडक्ट इंडिया आएंगे। इससे क्या होगा, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए लागत में कटौती पर बल। पूरी बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए लागत में कटौती पर बल दिया जाएगा। और जब लागत में कटौती पर बल दिया जाएगा तो इसके दो काम होगी। एक तरफ श्रमिकों की छटनी होगी, दूसरी तरफ क्या होगा, मजदूरी में कटौती होगी, वेज
कटौती, और तीसरी तरफ यह होगा तकनीक का प्रयोग। इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, श्रमिकों की छटनी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसको ध्यान से सुनो। ग्लोबलाइजेशन, पूंजी उत्पाद का मुक्त आवागमन होगा, तो जब होगा तो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। जब विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो प्रत्येक कंपनी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, और प्रत्येक कंपनी का उद्देश्य क्या होगा? बाजार पर कब्जा करना। इसे प्रत्येक कंपनी क्या करेगी? उस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वो लागत में कटौती पर बल देगी। और जब लागत में कटौती की बात की जाएगी तो तीन काम होगा। एक तरफ श्रमिकों की छटनी होगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी, मजदूरी में कटौती होगी, और तीसरी तरफ तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा, तो बेरोजगारी में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये जो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, ये प्रॉब्लम क्या करेगा? हमेशा ध्यान दें इस बात को। बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है? व्यवस्था को चोट पहुंचाता है, और जब व्यवस्था पर चोट पहुंचेगी तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। आप सोचो जरा, मैं इसे इस तरह लेके चलता हूं। मैं इसको मैं इस तरह लेके चलता हूं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो कैसे लेके चल रहा हूं मैं। इससे क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। और जब गरीबी में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा होगा। जब असंतोष पैदा होगा तो कानून का विरोध, और जब कानून का विरोध होगा तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर। हम एक चीज सोचो, ये स्कीम चलता रहता है। इसका अर्थ ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगा, लेकिन कई जगह ये कहा गया कि वैश्विक आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है। दूसरा एंगल देखो, आप इस डायग्राम को समझो आप, और इसे फॉलो करना है कि कैसे इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होगी या फिर इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। यह कहा गया था वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है
ये इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। समझो जरा, मान लिया जाए ये करेगा क्या, पूंजीवाद को प्रमोट करेगा। पूंजीवाद क्या करेगा, उपभोक्तावाद की बात करें हम लोग। उपभोक्तावाद का मतलब खाओ पियो और मौज करो। अब सोचो, यदि उपभोक्तावाद की बात करेंगे तो स्वाभाविक है धर्म से तटस्थता पैदा होगी। हम जब धर्म से तटस्थ पैदा होंगे तो हम धर्म निरपेक्ष होंगे। आज जब सेकुलर होंगे सांप्रदायिक दंगे नहीं होगी। आप सोचो, जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और जब शांति व्यवस्था होगी तो कानून का लोग क्या करेंगे, पालन। और जब कानून का पालन करेंगे, आंतरिक सुरक्षा मजबूत। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये पूंजीवाद को प्रमोट करेगा। पूंजीवाद उपभोक्तावाद को प्रमोट करेगा। हम धर्म से तटस्थ हो जाएंगे। हम जब धर्म से तटस्थ होते धर्म निरपेक्ष होंगे। मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं। जब धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो लोग कानून का पालन करेंगे। कानून का यदि पालन करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, मजबूत होगी। एक चीज सोचो जरा, हम दूसरी तरफ बात करें कि ये जो वैश्वीकरण है, एरो को ध्यान दो, ये क्या करेगा, यदि हम वैश्वीकरण को प्रमोट करेंगे तो यूरोपियन संस्कृति का प्रसार होगा। पश्चिमी अब सोचो, पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हुआ तो स्वाभाविक है भारत में सांस्कृतिक विविधता कम या समाप्त होगी। अब सोचो, यदि ऐसा हुआ तो सांस्कृतिक टकराव खत्म। जब सांस्कृतिक टकराव नहीं होंगे अब थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा, एक तरफ यह बताया कि ग्लोबलाइजेशन कैसे समाज को सेकुलर बना देता है, और जब समाज सेकुलर हो जाएगा तो लोग धर्म से कैसे तटस्थ। सोचो, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, कानून का पालन होगा, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, वेस्टर्न कल्चर का प्रसार होगा,
परंतु इंडिया में क्या होगा, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो जाएगी। कल्चरल क्लैश नहीं होगा। जब कल्चरल क्लैश नहीं होगा तो शांति व्यवस्था, और शांति व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कानून का पालन होगा, और कानून का पालन होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, वेस्टर्न कल्चर जब प्रसार होगा तो भारत में कल्चर डाइवर्सिटी कम समाप्त होगी, कल्चरल क्लैश नहीं होगा, शांति व्यवस्था होगी, कानून का लोग पालन करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी, मजबूत होगी। तो दो चीजें, वैश्वीकरण से या तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है या तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। अब सोचो, आप प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कुछ से नहीं पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण, आंतरिक सुरक्षा के लिए वरदान एवं अभिशाप है। स्पष्ट करें। हमेशा ध्यान दो, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वरदान है या अभिशाप है। वरदान मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, अभिशाप मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगा। प्रश्न इस तरह बन सकते हैं। फिर एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूं कि आप चीजों को इंटरलिंक करो और शब्द की मीनिंग देखो आप, क्योंकि आप किताब पढ़ भी लोगे तो शायद प्रश्न ना बने आपसे, क्योंकि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। यदि ये तरीके समझ में आ गए तो आपका बेसिक चीज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ये मजबूत हुआ तो शायद आपके लिए प्रश्न सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूं, देखो, यदि मेरी वीडियो, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके एक एक लाइक, एक एक शेयर से मेरा मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, और शायद मैं पूरे उत्साह के साथ आपको पढ़ाऊं। फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि एक बार आपने